डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंडित शारंग देव के विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक पेपर के टॉपिक्स का एक सब टॉपिक है। तो चर्चा करेंगे पंडित शारंग देव और उनके ग्रंथ संगीत रत्नाकर के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं पंडित शारंग देव के जीवन परिचय के बारे में। उनके जन्म काल पर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, परंतु उनका जन्म काल 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। पंडित शारंग देव देवगिरी के यादव वंशीय राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे। ये मूलतः वृषगण कुल के कश्मीरी ब्राह्मण थे, परंतु इनका निवास दक्षिण में था क्योंकि इनके पिता सोढल यादव वंशीय राजा भिल्लमा या मिल्लम भी नाम कहीं कहीं मिलता है और सिंहण या सिहना के दरबार में पदस्थ थे और ये दक्षिण में आकर बस गए थे। तो शारंग देव का निवास दक्षिण से माना जाना चाहिए। और हमें आगे यह भी देखने को मिलता है कि शारंग देव पर दक्षिणी संगीत का या दक्षिण भाग का बहुत प्रभाव था। और इससे यह भी पता चलता है कि शारंग देव के समय में दक्षिण में संगीतज्ञ बहुतायत में थे। शारंग देव की शिक्षा दीक्षा भी राजाश्रय में हुई। इनके पितामह भास्कर 12वीं सदी में दक्षिण में आकर बसे थे। शारंग देव जी के पिताजी और इनके पितामह दोनों दक्षिण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये तो हुई शारंग देव जी के जीवन परिचय से संबंधित बात। अब बात करते हैं इनके संगीत में योगदान और इनके ग्रंथ संगीत रत्नाकर के बारे में। शारंग देव को दरबार में श्री कर्णाधिपति उपनाम भी प्राप्त हुआ था, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब शारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर है, ये हम देख पा रहे हैं स्लाइड में। और इन्होंने अपने ग्रंथ में कई ग्रंथकारों का उल्लेख किया है, अर्थात जैसा हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जन्म काल और इनके ग्रंथ का काल 13वीं शताब्दी के आसपास का माना जा रहा है। अब हमें यह देखना चाहिए कि 13वीं सदी से पूर्व जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे हमने बात की थी भरत के नाट्यशास्त्र के बारे में, तो शारंग देव जी के संगीत रत्नाकर से पूर्व भरत का नाट्यशास्त्र लिखा जा चुका था। और भी कई ग्रंथ संगीत रत्नाकर से पूर्व लिखे जा चुके थे जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु संगीत रत्नाकर के लिए पंडित शारंग देव ने उन सभी ग्रंथों का यूँ कहें रेफरेंस लिया या उनका एक सार तत्व समावेशित करके संगीत रत्नाकर की रचना की है। उस समय की राजनीतिक अस्त व्यस्तता के कारण जो ग्रंथ बिखर गए थे, अर्थात जिनके कोई भाग अस्त व्यस्त हो गए थे, उन्हें एकत्रित करके उनका अध्ययन करके उनका सार तत्व समावेशित करके उन्होंने संगीत रत्नाकर की रचना की है। इसी कारण से संगीत रत्नाकर विस्तृत विषयों पर विवेचित एक विशाल ग्रंथ है। जिस ग्रंथ में इतना सार तत्व हो, अर्थात इतना कंपैरेटिव स्टडी किया गया हो, जैसे संगीत रत्नाकर से पूर्व जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उन सभी की कंपैरेटिव स्टडी करके और उनमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी
जिनसे कई बातों से वे सहमत हुए होंगे, कई बातों से असहमत हुए होंगे, उन सभी का सार तत्व निकाल कर उन्होंने संगीत रत्नाकर की रचना की है। इसी कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति के लिए। इसी कारण यह कर्नाटक संगीत पद्धति यानी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति दोनों ही पद्धतियों का आधार ग्रंथ है। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर है। संगीत रत्नाकर के कई श्लोकों का उद्धरण विद्वानों द्वारा अपने विचारों की पुष्टि हेतु दिया जाता है। जैसे संगीत रत्नाकर का बहुत ही फेमस एक श्लोक है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। ये हम सभी ने सुना है, देखा है, पढ़ा है। इस प्रकार शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है हमारी संगीत पद्धति के लिए। और इस ग्रंथ पर कई टीकाएं लिखी गई है। इस ग्रंथ के कई भाष्य हुए हैं, जिनमें सिंह भूपाल द्वारा रचित संगीत सुधाकर तथा कल्लीनाथ द्वारा रचित कलानिधि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रारूप के बारे में। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, जिनमें से 6 अध्याय संगीत से संबंधित है और 7वां अध्याय नृत्य से संबंधित है। या हमें यूँ कहना चाहिए कि 90% इस ग्रंथ का भाग संगीत से ही संबंधित है। एक अध्याय, अंतिम अध्याय नृत्य से संबंधित है। जैसा कि हमने नाट्यशास्त्र में देखा था कि वह भी नृत्य का उल्लेख, नृत्य का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें किया गया है। उसी प्रकार संगीत रत्नाकर में भी नृत्य का वर्णन तो किया गया है, परंतु अधिकतर भाग इसके संगीत से संबंधित है। हालांकि नृत्य को भी संगीत के अंतर्गत ही माना गया है, परंतु गीत को संगीत के तत्वों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शारंगदेव जी द्वारा। 7 अध्यायों के कारण ही संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। हमें सीरियल वाइज इनके अध्यायों के नाम याद रखने चाहिए। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय और वाद्याध्याय। और अंतिम जो अध्याय है वह है नर्तनाध्याय। बात करते हैं प्रथम अध्याय स्वराध्याय की। इसमें संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, जाति, कुल, देवता, ऋषि, छंद, रस, ग्राम, मूर्छना, स्वर साधारण, जाति गायन आदि की पूर्ण व्याख्या की गई है। एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि पिछले चैप्टर में हमने बात की थी भरत के नाट्यशास्त्र के बारे में, जिसमें हमने भरत के 7 शुद्ध स्वर और 2 विकृत स्वरों का उल्लेख किया था। अब विकृत स्वरों का अर्थ है कि भरत ने तो उन 2 स्वरों को, जो कि अंतर ग और काकली निषाद है, उन्हें साधारण स्वर कहा है। उन्होंने विकृत स्वरों को साधारण स्वर की संज्ञा दी है। इन्हें हम आज की भाषा में विकृत स्वर कहते हैं, परंतु भरत ने कहीं भी विकृत स्वर का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने विकृत स्वरों को साधारण संज्ञा दी है। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं द्वितीय अध्याय राग विवेकाध्याय पर। इन अध्यायों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे शारंगदेव ने कितनी श्रुतियाँ मानी हैं, कितने स्वर माने हैं और इनकी कितने ग्राम माने हैं, कितनी मूर्छना मानी है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इनके अध्यायों का एक संक्षेप विवरण देख रहे हैं।
द्वितीय अध्याय है राग विवेकाध्याय। इसके अंतर्गत 264 रागों का उल्लेख है। सभी रागों को 10 भागों में बांटा गया है। इसे दशविधि राग वर्गीकरण कहा गया है। दशविधि राग वर्गीकरण कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 264 रागों को उन्होंने 10 भागों में बांटा है और उन 10 भागों में भी प्रत्येक राग के अंतर्गत अलग अलग रागों का वर्गीकरण किया गया है, जिससे टोटल 264 रागों का निर्माण होता है। तृतीय अध्याय है प्रकीर्णाध्याय। इसमें वाग्गेयकार के 28 गुणों का विवेचन व गायक अथवा गीत के गुण और दोष बताए गए हैं। चतुर्थ अध्याय है प्रबंधाध्याय। इसमें निबद्ध अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान, स्वस्थान नियम, अल्पत्व, बहुत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है और 75 प्रकार के प्रबंधों का वर्णन किया गया है। प्रबंधों के शारंगदेव ने प्रबंध के कितने प्रकार माने हैं, यह प्रश्न कई बार नेट के एग्ज़ाम में या कई संगीत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शारंगदेव ने 75 प्रकार के प्रबंध माने हैं। पंचम अध्याय है तालाध्याय। मार्गी व देशी तालों के साथ तत्कालीन प्रचलित तालों का उल्लेख किया गया है। षष्ठम अध्याय है वाद्याध्याय। समस्त वाद्यों को तत्, सुशिर, अवनत और घन वाद्य में बांटा गया है, जैसा कि हम वर्तमान समय में भी पढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त वाद्यों को उपयोग के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है, जिनमें है शुष्क वाद्य, गीतानुंग, नृत्यानुंग और गीत नृत्यानुंग। सप्तम अध्याय है नर्तनाध्याय। नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उपयोग के आधार पर जिन 4 वाद्यों की हम बात कर रहे हैं, उनमें शुष्क वाद्य वे हैं जो सोलो रूप में बजाए जाते हैं और गीतानुंग वे वाद्य हैं जो गीतों की संगति करते हैं। इसी प्रकार नृत्यानुंग वे वाद्य हैं जो नृत्य के साथ संगति करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं और गीत नृत्यानुंग वे वाद्य हैं जो गीत और नृत्य दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले अध्याय में भरत के नाट्यशास्त्र के बारे में बात की थी और हम जानते हैं कि भरत ने वीणा पर श्रुतियों के द्वारा सारना का निर्माण किया और स्वरों की स्थापना की। अब यही सारना चतुष्टयी शारंगदेव के विषय में भी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि शारंगदेव ने भी सारना चतुष्टयी का प्रयोग किया है, परंतु उन्होंने स्वरों के आधार पर इसका प्रयोग किया है। श्रुतियों के आधार पर प्रयोग नहीं करके स्वरों के आधार पर इसका प्रयोग किया है और स्वरों को च्युत, अच्युत आदि नाम देकर संबोधित किया है। शारंगदेव ने स्वरों की विकृत अवस्था यह बताई है कि यदि कोई स्वर अपने स्थान से नीचे या ऊपर उठता है तब तो वह विकृत होता ही है, परंतु अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदलने के कारण भी कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान पर भी विकृत हो सकता है। और शारंगदेव ने भी विकृत स्वरों को साधारण संज्ञा दी है। बात करते हैं संगीत रत्नाकर और शारंगदेव के संगीत में योगदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की, महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसे शारंगदेव ने 19 स्वर माने हैं, 7 शुद्ध स्वर और 12 साधारण या विकृत स्वर। भरत के अनुसार शारंगदेव ने भी भरत का ही अनुसरण किया है और श्रुतियाँ 22 मानी है। ग्राम उन्होंने भी षडज और मध्यम 2 ग्राम माने हैं और गंधार ग्राम का भी उल्लेख तो है, परंतु गंधार ग्राम को
विलुप्त माना गया है या गंधर्व लोक का माना गया है। षडज और मध्यम ग्राम से 14 मूर्छनाएं मानी गई है। राग 264 माने गए हैं जिन्हें हमने पहले पढ़ा है। इन्हीं में से 10 विधि राग वर्गीकरण किया गया है। इन्हीं 264 राग को 10 रागों के अंतर्गत रखा गया है और इन 10 रागों को 2 भागों में मार्गी और देशी भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 6 राग हैं वो मार्गी संगीत के अंतर्गत है और अंतिम 4 राग देशी संगीत के अंतर्गत है। अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हालांकि हमें इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, परंतु कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें एक बार इन्हें गो थ्रू करना चाहिए। जैसे ग्राम राग 30 है, उपराग 8 है, राग 20 है, भाषा राग 96 है, विभाषा राग 20 है, अंतर्भाषा राग 4 है और इन 6 रागों को मार्गी संगीत के अंतर्गत रखा गया है। अगले 4 राग जो कि देशी संगीत के अंतर्गत रखे गए हैं वे हैं रागांग राग 21, भाषांग राग 20, क्रियांग राग 15, उपांग राग 30। इस प्रकार 264 राग बनते हैं 10 विधि राग वर्गीकरण के अंतर्गत। अब देखते हैं शारंगदेव ने काकू के 6 प्रकार माने हैं। इनके अंतर्गत स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, क्षेत्र काकू, देश काकू और यंत्र काकू। हमें इनके नाम ही याद रखें तो काफ़ी है। अब तालों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 5 प्रकार की मार्गी तालें और 120 प्रकार की देशी तालें मानी है। गमक के 15 भेद माने हैं और वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी आदि का वर्णन किया है। जैसा कि हम जानते हैं वादी संवादी क्या होते हैं। वादी राग का मुख्य स्वर होता है जिसे राजा की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद संवादी स्वर और वादी संवादी के अलावा जो बच जाते हैं बाकी के शेष स्वर अनुवादी कहलाते हैं और विवादी स्वर वो होता है जिससे राग में विवाद उत्पन्न होता है। अब शारंगदेव ने काफ़ी थाट को शुद्ध थाट माना था और आज का हमारा शुद्ध थाट है बिलावल थाट, परंतु शारंगदेव ने काफ़ी थाट को शुद्ध थाट माना था। यह प्रश्न भी कई बार नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अंतिम बिंदु है कि मत कोकिला और किन्नरी वीणा का भी वर्णन संगीत रत्नाकर में मिलता है। साथ ही निशंक वीणा का भी वर्णन संगीत रत्नाकर में मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि संगीत रत्नाकर शारंगदेव द्वारा रचित संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है जो हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों द्वारा समादृत है।